गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। एज यूजुअल अपना काफी फेमस कोट, और इस बार मैं जो कोटेशन लेकर आया हूँ वो महात्मा बुद्ध की है। द माइंड इज एवरीथिंग बट यू थिंक यू बिकम। ये भगवान ने जो आपको जो चीज दी है ना, ये जो माइंड दिया है, ये बहुत ही खतरनाक चीज है भाई साहब। और जो आप सोचते हो, जो आप करते हो, सारी चीजें इसी से कंट्रोल होती है। तो जो आप सोचते हो वो आप बन भी सकते हो, लेकिन किसके साथ? जो चीजें आप लोग प्रॉपर करते हो, आप तैयारी अगर प्रॉपर कर रहे हो, प्रिपरेशन अगर लगातार आपकी चल रही है, आप स्किल्स पढ़ रहे हो, आप नई नई चीजें पढ़ रहे हो, और जो चीजें पढ़ी हुई है उसको रिकॉल कर रहे हो, तो एक दिन आपका एचसीएस प्रीलिम्स नहीं रुकेगा और आपका एचसीएस के अंदर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज अपनी हरियाणा ज्योग्राफी की लास्ट क्लास है, और आज के क्लास के बाद आपका जो है हरियाणा पॉलिटी या हरियाणा का कोई अदर टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्री ऑफ हरियाणा। हरियाणा की जो अपनी इंडस्ट्री है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। अब पहले तो समझना है कि यार ये इंडस्ट्री होती क्या है और इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, हरियाणा में कौन कौन सी इंडस्ट्री है, वो पूरा चीजें समझते हैं। देखो, इंडस्ट्री को समझने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग को समझना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि कोई भी रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या बना रहे हो? ब्रेड बना रहे हो। इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? मैदे की जरूरत पड़ेगी। तो मैदा क्या हुआ? रॉ मटेरियल, और फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ? आपका ब्रेड। तो ये जो हमने इसको चेंज किया, ब्रेड को मैदा के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और जिस यूनिट के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। तो मतलब रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट के अंदर बदलने के लिए जो इक्विपमेंट, जो ज्योग्राफिकल एरिया, जो भी XYZ चीजें हमें चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंडस्ट्री कहेंगे। अब अगर हम लोग बात करें हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, वो एक बार हम लोग देखेंगे, और कौन कौन सी इंडस्ट्री है वो। तो पहले तो ये समझते हैं कि हरियाणा के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्री और किस किस के ऊपर बेस है। तो हरियाणा के अंदर एक तो आपको दिखाई देगा फूड प्रोसेसिंग बेस्ड इंडस्ट्री जो है। अब जो हमारा गन्नौर है सोनीपत का, वहां पर एक इंटरनेशनल लेवल की मंडी बनने जा रही है। मेगा फूड पार्क चल रहे हैं हमारे यहाँ पर, और फूड पार्क्स कब चल रहे हैं हमारे यहाँ पर। आगे सारी चीजें मैं डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो पूरे इंडिया में, वो सबसे ज्यादा हरियाणा में ही है। अब ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, अलग अलग है, और आपको बहुत सारी कंपनी, MNC कंपनी, याकूट वगैरह, ये सारी आपको हरियाणा के अंदर दिखाई दे जाएगी। और आपको देखने को मिलेगा कि इंटरनेशनल लेवल की जो चीजें हैं वो सोनीपत, दिल्ली, NCR के आसपास के एरिया के अंदर फूड प्रोसेसिंग बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर हो रही है। देखो, फूड प्रोसेसिंग नाम से पता चल रहा है फूड को क्या करना, प्रोसेस करना। रॉ मटेरियल लिया, उसको प्रोसेस किया, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर बदल दिया। फूड प्रोसेसिंग। अगली आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड। एग्रीकल्चर बेस्ड के अंदर मैं आप लोग को बता दूं कि हरियाणा की इकोनॉमिक, तो यार हरियाणा ही क्या, इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो हमारे यहाँ पर ये नॉर्थ इंडिया खासकर यहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड की बहुत सारी इंडस्ट्री लगाई गई है। फिर फुटवेयर, एक्सेसरी, ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे मैं बात करूँ पंचकुला, आपने सुना होगा पंचकुला, अंबाला, ये वाला जो रीजन है, इसको हम लोग साइंस सिटी के नाम से जानते थे। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर बहुत सारे होते थे। गुड़गांव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है, सिटी ऑफ मिलेनियम भी कहा जाता है। ऑटोमोबाइल आपको दिखाई देगा। फरीदाबाद का रीजन है, हैवी इंडस्ट्री यहाँ पर लगाई गई है। तो ये सभी के सभी इन बेसिस के ऊपर हमें हरियाणा की इंडस्ट्री को समझना है। अब क्वेश्चन उठता है कि हरियाणा की जो इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। देखो, हरियाणा वाज पार्ट ऑफ पंजाब। तो प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर, आपको ये दिखाई देगा। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे यहाँ पर आती है तो नई नई इंडस्ट्री की पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है। भरत सर आपको डिटेल के अंदर कराएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। तो जब हमारा एक्सप्लोइटेशन होता है तो उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर का ही डिक्लाइन नहीं किया। एग्रीकल्चर के बेस्ड जो भी इंडस्ट्री चल रही थी वो भी कहीं ना कहीं हमारी किसके अंदर आती है? नुकसान के अंदर आती है। तो एग्रीकल्चर हमारा पिछड़ रहा था, इंडस्ट्री हमारी पिछड़ रही थी। हालांकि जो इंडस्ट्री थी वो तो ब्रिटेन की लगाई हुई थी, लेकिन जो भी XYZ चीजें हैं। अब जब हम लोगों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया
तो उस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर यार देखो, पहले कोई भी कंट्री है ना उस चीज को ऊपर करेगी जो उसके लिए मूलभूत है, फंडामेंटल है। ऐसे आप लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान फंडामेंटल है, इसी तरीके से हमारे लिए एग्रीकल्चर फंडामेंटल था, मेन तो यही था। तो सबसे पहले तो हमें एग्रीकल्चर को बढ़ाना है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर मेन फोकस किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर नई नई स्कीम्स निकाली गई। अब उसी के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी उसको सोल्व किया गया। तो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो अच्छे से बढ़ पाए, इसलिए हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान पर फोकस किया। अब हुआ क्या, जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान सक्सेस हो गया तो उसके बाद देखा कि भाई अब एग्रीकल्चर के अंदर हम अच्छा खासा कर चुके हैं, अब हम लोग को फोकस करना है किसके ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर। तो सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया और फिर धीरे धीरे करते करते हम लोग इंडस्ट्री के ऊपर चलते गए। अब एक डेफिनेशन और आती है, जैसे डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री किसको कहा जाता है। अब ये भी कहा जाता है कि यार डेवलप्ड कंट्री वो है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो चुका है, जिसकी इंडस्ट्री मजबूत हो चुकी है। लेकिन इंडिया तो अभी इसकी क्या है, प्रोसेस पे है। तो चलिए अब बात करते हैं। अब हरियाणा में हमें बात करना, हमें उस वाली ज्योग्राफी के ऊपर नहीं जाना वरना तो पूरा दिन लग जाएगा अपना। अब हरियाणा के अंदर क्या स्टेटस है देखो, 1947 के आसपास जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री थी वो कहां पर थी, पंजाब के अंदर। देखो हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को आपको एक बार समझना है कि वो किस किस तरीके से है। टिल द टाइम ऑफ अटेंडिंग इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द स्टेट वाज नेग्लिजिबल। बिल्कुल देखो सुनना, मैं आप लोग को इसको छोड़ के पूरी स्टोरी 1 मिनट में समझाता हूं। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो पंजाब या इस रीजन के अंदर इतनी इंडस्ट्री नहीं थी। ब्रिटेन ने जो इंडस्ट्री लगाई साउथ के अंदर, जहां जहां पर उनकी मेन फैक्ट्रियां थी उसके आसपास इंडस्ट्री लगाते थे। आपको पता है सूरत के आसपास, दक्षिण साउथ हरियाणा के अंदर, मसूलीपट्टनम के अंदर, कालीकट के अंदर, इस रीजन के अंदर वो लोग इंडस्ट्री लगाते हैं जहां से उनका बेनिफिट हो। और ज्योग्राफी के अंदर एक रूल भी चलता है, जब आप में से कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर एक रूल भी चलता है कि जब किसी भी इंडस्ट्री को लगाया जाता है तो बहुत सारे फैक्टर को देखा जाता है कि वहां पर रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल है या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो, लेबर कॉस्ट कम हो, उसके साथ साथ स्किल्ड लेबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इस हरियाणा में ही बात करें, गुरुग्राम के अंदर हम ऐसी इंडस्ट्री लगा सकते हैं जिसके लिए स्किल्ड लेबर हो कि यहाँ पर स्किल्ड लेबर अवेलेबल है, लेकिन ऐसी जगह पर नहीं लगा सकते जहां पर स्किल्ड लेबर ना हो। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ, टेक्सटाइल है, सूती वस्त्र है, कॉटन टेक्सटाइल है। इसके लिए हमें क्या चाहिए कि जो हमारा कोस्टल एरिया है वहां के आसपास इंडस्ट्री लगानी चाहिए, मतलब जहां से हमें ह्यूमिडिटी मॉइस्चर लगातार मिलता रहे। अब जैसे पानीपत देखो यार, पानीपत है ना काफी फेमस है कंबल के लिए। यहाँ के 70% से ज्यादा कंबल जो है इंडियन आर्मी को सप्लाई होते हैं। तो आपको पता है कि यार पानीपत यमुना रिवर है, यमुना रिवर की ह्यूमिडिटी उसको मिलती है, मॉइस्चर उसको मिलता है। तो जब मॉइस्चर मिलता है तो जो सूत का धागा होता है वो क्या होता है, मजबूत होता है, इसलिए टूटता नहीं है। तो ये ऐसे तो यार बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, मैं आप लोगों को गिनवाऊंगा तो पता नहीं क्या शाम निकल जाएगी। अब जो शुगर इंडस्ट्री है उसको भी जहां पर गन्ना होगा उसके नजदीक, जैसे यमुनानगर के अंदर हमारी शुगर इंडस्ट्री चल रही है, भिवानी के अंदर टेक्सटाइल मिल चल रही है। तो ये सारी के सारे बहुत सारे फैक्टर होते हैं तब जाकर एक इंडस्ट्री लगती है। हरियाणा के अंदर एज सच कोई इंडस्ट्री इस टाइप की थी नहीं, लेकिन जब 1947 के अंदर पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, तो उस पार्टीशन के टाइम पे क्या दिखाई दिया, उस पार्टीशन के टाइम पे दिखाई दिया कि बहुत सारे पीपल जो है ना इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया। आपको जो है लास्ट क्लास में सर ने सिटीजनशिप के बारे में पढ़ाया था, आर्टिकल 6 और 7 आप पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में जानते हो, पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान। अब जब ये सारी की सारी चीजें हुई तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो लोग लौट कर आए थे इस रीजन के अंदर या जो लोग यहाँ से चले गए थे, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, छोटी छोटी इंडस्ट्री बनानी शुरू कर दी। देखो ये तो ज्योग्राफी का रूल है, जहां पर भीड़ इकट्ठा होगी वहां पर छोटी छोटी चीजें इंडस्ट्री अपने आप ऑटोमेटिकली लगती आएगी। तो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन मेनी पीपल हैड माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान 1947 and settled in different parts of cities।
तो वही है कि अलग अलग पार्ट में बसे और वहां पर क्या कर दी, इंडस्ट्री लगा ली। तो हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगानी थी, क्योंकि यार हरियाणा में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो पानी की है, बाकी XYZ प्रॉब्लम भी आपको नजर आएगी। तो ये जो रीजन था 1947 के टाइम पे एस्टैब्लिश किया गया और स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट इस टाइम पे भी लगाई गई, जो कि फरीदाबाद में चलती थी, सोनीपत में चलती थी और बहादुरगढ़ के अंदर चलती थी। ये मतलब जो अपना दिल्ली NCR या उसके आसपास का रीजन है वहां पर छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाई गई। और आज के टाइम पे आप लोग देखोगे सोनीपत, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव ये तो एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में निकल कर आ रहे हैं। सरकार IMT लेकर आ रही है हरियाणा के अलग अलग सिटी के अंदर, दिल्ली NCR के अंदर भी उसको लागू कर रही है। मानेसर में तो पहले से ही चल रहा है, फिर वो आगे चीज आप लोग सारी चीजें समझोगे। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट रहा है। अब हम लोग समझते हैं कुछ हरियाणा की इंडस्ट्री के बारे में। देखो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये, तो इसके ऊपर ज्यादा आप लोग को जाना नहीं है। सबसे पहले आता है आपका अंबाला पंचकुला इंडस्ट्री। ये जो अंबाला पंचकुला इंडस्ट्री है ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, एक सेकंड, देखो इसको समझना है, अंबाला पंचकुला इंडस्ट्री। अगर हम लोग एक बार देखते हैं तो ये जो अपर पार्ट है हरियाणा का, ये वाला, ये फेमस था किसके लिए, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के लिए, और इसको साइंस सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, इस पूरे के पूरे रीजन को, अंबाला पंचकुला रीजन को। अब 1930 के अंदर पहला साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया, इसलिए आप लोग देखते हो HMT हुआ, हिंदुस्तान मशीन टूल हुआ, उसका कारखाना भी, उसकी इंडस्ट्री भी आपको यहाँ पर मिलेगी। दूसरा आप लोग देखते हो कि जो हमारी इंटीग्रेटेड चिप्स है, IC जो है वो भी यहाँ पर बनती है। उसके बाद आप लोग देखते हो मोबाइल के सेंसर वगैरह, वो भी आपको अंबाला पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको दिखाई देंगे। और इसको एज ए सब्स्टिट्यूट देखा जाता है किसके, बेंगलोर के, क्योंकि आपको पता है कि IT के अंदर बेंगलोर काफी एक्सपोर्ट के मामले में काफी ऊपर है। अब दूसरे हम लोग यहाँ पर बात करें तो 20% इन्हीं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का हम लोग इंपोर्ट, तो क्या मतलब मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर होती है, तो 20% क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्री में। और इवन आप लोग देखोगे तो मिड एशिया तक भी, जो मध्य एशिया के जो देश है, मिड एशिया तक भी इन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। अगला आपको दिखाई देगा ग्लास इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जो यहाँ पर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ था। 1914 से लेके 18 तक यहाँ पर ग्लास इंडस्ट्री बनाई गई थी। अब ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है, मैं आप लोगों को बता दूं, इनके लिए एक स्किल्ड लेबर चाहिए। तो अंबाला पंचकुला यमुनानगर ये वाला रीजन ऐसा है कि यहाँ पर स्किल्ड लेबर भी इजिली अवेलेबल है। अब एक चीज आपको देखो ध्यान रखनी है, अब ये जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, साइंस सिटी के रूप में डेवलपमेंट हुआ है, इसके लिए हमें रॉ मटेरियल जरूरी नहीं कि आसपास होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के जरिए भी हम लोग वो कर सकते हैं। कुछ देखो, कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसके लिए रॉ मटेरियल नजदीक होना चाहिए, क्योंकि वहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी इतनी हो जाएगी कि इंडस्ट्री में कोई बेनिफिट होगा नहीं। तो ये अंबाला पंचकुला इंडस्ट्री जो है इनके लिए फेमस है। एक पूरी लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, मैं आपको है ना बेसिक ये वाला सारी चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि मेन जो चीजें समझनी है वो हम लोग देखेंगे। अब हम लोग अगली इंडस्ट्री के ऊपर मूव करते हैं। अगली है अपनी फरीदाबाद इंडस्ट्रियल रीजन। ये देखो फरीदाबाद इंडस्ट्रियल रीजन, तो जो हमारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है, कृषि से संबंधित जो भी यंत्र है, जैसे ट्रैक्टर हुआ, हडम पावर, या फिर जो भी एक्साइटेड चीज है, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, यार मैं तो अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने तो इतना ही आवा है भाई मजाक है भाई। तो देखो ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, टाइपराइटर, रबर टाइप, मेनली तो ये फेमस है किसके लिए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के लिए। तो जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है उसमें भी ट्रैक्टर इसके लिए फेमस है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, देखो ऐसा रीजन जहां पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर
जगह जगह पर इंडस्ट्री लगा दी जाती है, तो ज्योग्राफी के अंदर उसको हम लोग बोल देते हैं इंडस्ट्रियल बेल्ट या इंडस्ट्रियल हब। देखो बेल्ट आपको दिखाई देगा, एक बेल्ट होती है एक लाइन में और उसके बीच में खांचे बने होते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर देख लो, ये यहाँ पर ए रीजन से बी रीजन पर है और यहाँ पर हमने इंडस्ट्री लगा दी, और वो इंडस्ट्री जो होगी वो हेवी इंडस्ट्रीज होती है, वो हमारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की इंडस्ट्री होती है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा दिल्ली से बल्लभगढ़ लगभग ये 20 किलोमीटर का जो एरिया है, ये इस 20 किलोमीटर के एरिया के अंदर इंडस्ट्रियल बेल्ट या इंडस्ट्रियल हब है, और खासकर आपको एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और उसके अलावा भी लेदर, प्लास्टिक, रेफ्रिजरेटर, टाइपराइटर, रबर, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। देखो एक मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताता हूँ, अगर मैं आप लोग को ये बताने लग गया ना कि यहाँ पर लेदर क्यों होता है, रेफ्रिजरेटर क्यों है, ट्रैक्टर क्यों है, तो भाई मेरे को नहीं लगता कि हमारी हरियाणा जीके का है ना टाइम से हो पाएगा। क्योंकि जब आप लोग ज्योग्राफी का अदर पोर्शन पढ़ते हो, दूसरे वाला पोर्शन पढ़ते हो, तो ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर आने वाली है। तो यहाँ पर मेरे को है ना मेन हरियाणा ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करवाना है, ये वो तो बाकी चीजें तो आप लोग मेन ज्योग्राफी के अंदर कवर करोगे ही करोगे। चलिए तो अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। तो ये हमारा मेन रीजन था। अब अगली इंडस्ट्री के बारे में हम लोग समझते हैं, वो कौन सी है, अपनी गुरुग्राम। अब देखो यहाँ पर 70 के टाइम पे मारुति इंडस्ट्री लगाएगी। उसके बाद ये जो मारुति इंडस्ट्री आपको पता है, मारुति सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन था, जापान की कंपनी सुजुकी, और हरियाणा गवर्नमेंट का भी इसके अंदर शेयर था। अब ये जो दिखाई देगा आपको मारुति इंडस्ट्री गुरुग्राम, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 1970 के आस टाइम पे 76 या 72 इसके आसपास, एग्जैक्ट डेट आपको इतनी ध्यान नहीं रखनी, उसके इस मारुति में कौन सी आकर मिल जाती है, सुजुकी। ये 82 के आसपास 1982 के अंदर क्या बन जाती है, मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी कंपनी जो है यहाँ पर स्टार्ट होती है। अब देखो एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ, ध्यान रखना, आप लोग हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, ना कि आप ग्राम सचिव की, जैसे चेतन सर बताते हैं, ग्राम सचिव की या फिर पटवारी की तैयारी कर रहे हो। तो आप है ना किसी भी चीज को देखो तो उसी एंगल से देखो, आप उस चीज को फैक्चुअल इतना मत रखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें समझो। हाँ भाई फैक्चुअल आएंगे, लेकिन इतने ज्यादा बाल की खाल नहीं उतारेगा कि आपको बस उसी के अंदर डूब जाना है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ मारुति सुजुकी। अब देखो दिल्ली एनसीआर का एरिया हो गया, एक तो दिल्ली नजदीक में हो गया, और दूसरा आपको दिखाई देगा कि जो डिमांड है, देखो यार अगर हम लोग 80 to 83 इसके टाइम की बात करें, तो अगर मैं एक इंडस्ट्री ऐसी जगह पर लगाता हूं या ऐसी जगह पर कोई शोरूम खोलता हूं कि वहां पर लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, तो जो सेल होगी, जो बिक्री होगी, वो उतनी अमाउंट में, उतनी मात्रा में नहीं होगी। क्योंकि भाई हम हमारे जैसे लोग, अगर हम लोग कोई चीज खरीदने जाते हो, हमें पता चले कि यार ये 200 किलोमीटर दूर मिल रही है, तो हम उस चीज को कहीं ना कहीं क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कि दूसरी चीज के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। अगर मेरे को एक कार की जरूरत हो, दूसरी कार की जरूरत है, ए कार जो है मेरे नजदीक शहर में अवेलेबल है, बी कार जो है मेरे से दूर अवेलेबल है, बी मेरे को पसंद है लेकिन इतनी भी पसंद नहीं है कि मैं उसके लिए 200 किलोमीटर दूर जाऊं। तो ये भी बहुत सारे रीजन होते हैं फैक्ट्री के अंदर। तो दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर मारुति सुजुकी को लगाया गया, और गुरुग्राम के अंदर आप लोग देखोगे मिलेनियम सिटी के रूप में जो उभर कर आ रहा है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एमएनसी कंपनी, याकूब वगैरह, ये सभी के सभी यहाँ पर, इवन टीसीएस, गूगल वगैरह, ये आपको गुरुग्राम के अंदर दिखाई देंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, ये आपको ध्यान रखना है, ये ज्वाइंट वेंचर है हार्ट्रॉन का। हार्ट्रॉन नाम सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक के मामले में, और हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क डिक्लेयर किया गया। अब जो हमारे जो माननीय पहले मंत्री साहब थे राव नरवीर जी, उन्होंने भी अपनी स्पीच के अंदर बताया कि गुरुग्राम आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक हब बनेगा। अब ये लॉजिस्टिक हब क्या होता है, मतलब एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के आसपास बहुत सारी चीजें डेवलप हो। अब उस इंडस्ट्री के लिए सरकार ने फंड इशू करने की भी बात की थी, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क डेवलपमेंट किया गया है गुरुग्राम के अंदर ही, जिसके द्वारा HUDM हार्ट्रॉन के द्वारा। अब IMT
इस आईएमटी के बारे में आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि बाकी जो आईएमटी है उसके लिए सरकार ने जमीन भी एक्वायर्ड की है और वहां पर आईएमटी का डेवलपमेंट हो रहा है, और ये आईएमटी क्या है क्या नहीं है वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब देखते हैं, ये था अपना कौन सा रीजन, गुरुग्राम का रीजन। देखो तो आपको एक चीज समझ में आ गई, अंबाला पंचकुला ये जो रीजन है ये किसके लिए फेमस है, साइंस सिटी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। फरीदाबाद वाला रीजन एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, ये रीजन जो है आईटी के लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए, और मारुति तो यहाँ पर चली रही है, इसके लिए आपको दिखाई देगा। और भी आप लोग देखते हो कि बहुत सारी एमएनसी कंपनी भी आगे चल अभी डील साइन करती है हरियाणा सरकार के साथ गुरुग्राम के अंदर इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए। देखो एक चीज और बताता हूँ, यही सारे फैक्टर आपको दिखाई देंगे जो डिसाइड करेंगे कि सेक्स रेशियो क्या होगा, लिंग अनुपात क्या होगा। यही डिसाइड करते हैं कि वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, और यही डिसाइड करते हैं कि पॉपुलेशन रेट जो है वो बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है। जब मैं आप लोग को सेंसस टॉपिक पढ़ाऊंगा तो ये रटवाऊंगा नहीं चीजें, मैं आप लोगों को एक लॉजिक के साथ बताऊंगा कि जहां पर इंडस्ट्री होगी वहां का सेक्स रेशियो कैसे डिसाइड होगा, जहां पर इंडस्ट्री होगी वहां पर बाकी की चीजें कैसे डिसाइड होगी, वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी होगी, ये सब इंडस्ट्री से डिसाइड होगा। पढ़े लिखे लोग होंगे नहीं होंगे, भाई जाहिर सी बात है यार, इंडस्ट्री होगी तो पढ़े लिखे लोग ही आएंगे। कंपनी एमएनसी कंपनी है तो अनपढ़ तो आएगा नहीं वहां पर, तो वहां का लिटरेसी अपने आप क्या जाएगा, ऊंचा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, भिवानी ये फेमस है किसके लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। अपना पानीपत भी फेमस है और ये भिवानी भी फेमस है। हालांकि ये जो भिवानी है वो ब्रिटिश टाइम पे ही बनाया गया था। यहाँ पर जो ये भिवानी रीजन होता था 1937 के अंदर यहाँ पर पहली टेक्सटाइल मिल बनाई गई, और आगे चलकर टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये टिट्स TITS इसको बोलते हैं, टिट्स भिवानी 1943 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था, और ये इस प्रकार का हरियाणा के अंदर पहला कॉलेज था जो खुला था। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो भिवानी रीजन है यहाँ पर जो टेक्सटाइल है इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए तो वो क्या किया जाता था, या तो उसको हम लोग उस टाइम पे जो है लेकर आएंगे सदर्न इंडिया से, दक्षिण हरियाणा से, या फिर ऐसी जगह पर वहां जहां पर वो इंडस्ट्री होती हो। तो भिवानी को एक अलग टेक्सटाइल उसमें रखा गया था, और 1937 में यहाँ पर भिवानी टेक्सटाइल मिल बनाई गई, और ये इसको इवन यहाँ के टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट भी किया जाता है आज के टाइम पर। मेन एक्सपोर्टर कंट्री जहां पर किया जाता है वो कौन कौन सी है, टर्की, बेल्जियम, जर्मनी, ये सभी USA वगैरह, इस कंट्री के अंदर यहाँ पर इनको क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो देखो भिवानी के अंदर आपको टेक्सटाइल याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछ लेगा TITS, टिट्स कहाँ पर है, या फिर टेक्सटाइल मिल कहाँ पर स्थापित की गई, भिवानी के अंदर ये है। चलिए अब मूव करते हैं अगले पॉइंट पर। यमुनानगर जगाधरी, ये जो यमुनानगर जगाधरी है, अब यहाँ पर कुछ चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है, सुनना। मैं आप लोग को एक लॉजिक के साथ बताऊं, ये है यमुनानगर, उसी से कुछ दूरी के ऊपर पड़ता है क्या, जगाधरी। देखो यमुनानगर आपको पता है कि यहां से रिवर निकलती है, कौन सी रिवर, यमुना रिवर। यमुना रिवर है नियर बाई। तो ये जो यमुना रिवर है ये आपको पता है पेरिनियल रिवर है, इसमें सदा जल रहता है। पेरिनियल रिवर होने की वजह से इसके जगाधरी या इसके आसपास का जो रीजन है वो आपको कैसा दिखाई देगा, वो आपको उसके अंदर मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी ज्यादा दिखाई देगी। अब शुगर जो सकरा होती है, आपको गन्ने का अमाउंट, गन्ने की मात्रा भी यहाँ पर आपको ज्यादा दिखाई देगी, चीनी मिल यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर गन्ना ज्यादा होता है, और गन्ने में क्या होता है कि जब गन्ना पकता है ना तो पकते समय उसको ह्यूमिडिटी ज्यादा चाहिए, तभी उसकी मिठास बढ़ती है। तो जब गन्ने की मिठास बढ़ती है तो पकने के लिए उसको ज्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए, और वो ज्यादा ह्यूमिडिटी उसको मिलेगी कहाँ से, यमुनानगर रीजन से। इसलिए ध्यान रखना कि गन्ने की फसल, गन्ना क्रॉप वहां पर ज्यादा मिलेगा जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है। आप यूपी में कोस्टल एरिया के नजदीक जाओ, नदी का जो क्षेत्र है वहां पर आप लोग जाओ,
और वहां पर आपको ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो गन्ना यहाँ का फेमस है, तो इसलिए यहाँ पर क्या बनाई गई है, सरस्वती शुगर मिल। और यही फैक्टर रहा था कि यहाँ पर एक बलासपुर पेपर मिल भी बनी हुई है, जो पेपर है उसकी मिल भी यहाँ पर है, शुगर मिल है, पेपर मिल है। कुछ टाइम पहले ये भी हुआ था कि जो ये डिस्प्यूट भी बना था कि यमुनानगर की जो चीनी है उसके अंदर सरकार बहुत सारे केमिकल का मिलावट करती है, और यूएसए ने फिर उसको जब एक्सपोर्ट करने की बात हुई थी तो यूएसए ने एक टाइम के लिए उसको मना कर दिया था। अब यहाँ का जो गन्ना है वो देखो, यहाँ पर जो शुगर मिल है सरस्वती शुगर मिल, अब्दुल्लापुर भी कहा जाता है। जर्मनी, दुबई, पाकिस्तान, नेपाल, इवन पाकिस्तान में, अमेरिका में भी, रसिया ने भी यहाँ पर किया जाता है। और इवन यहाँ पर आपको दिखाई देगा मुंबई रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप। मुंबई रेलवे का जो कैरेज है, जो रेलवे का जो कैरेज है वो भी कहाँ पर स्थापित किया गया है, यमुनानगर जगाधरी के अंदर। जगाधरी कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर। चलिए अब मूव करते हैं अपनी अगली इंडस्ट्री के ऊपर, देखते हैं पानीपत। बिल्कुल पानीपत, नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को, और आप लोग कुछ टाइम से गाने भी गाते आते हो पानीपत के, है ना। चलो तो देखते हैं एक बार पानीपत के अंदर क्या फेमस है। अब यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ये 3 बड़ी बड़ी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों लड़ी गई। इसका भी ज्योग्राफी के साथ रिलेशन है। देखो आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आ जाएगी, कहोगे यार ये तो है ना ज्योग्राफी को ही बढ़ावा दे रहा है, टेंशन ना लो, जब पॉलिटी आएगी तो पॉलिटी की बात करेंगे, जब हिस्ट्री आएगी तो हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। तो अभी के लिए तो ज्योग्राफी को समझो। ये जो पानीपत है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि पानीपत का जो पानीपत का जो बहोली क्षेत्र है किसके लिए फेमस है, रिफाइनरी के लिए फेमस है। जामनगर वाली रिफाइनरी, तेल पाइपलाइन इस बहोली रीजन से निकाली गई है। लार्जेस्ट सेंटर फॉर क्वालिटी ब्लैंकेट्स, तो यहाँ पर जो कंबल है उसकी जो क्वालिटी है वो एक बहुत बड़ा केंद्र है, और पूरे इंडिया के अंदर ये फेमस है। और बता देता हूँ 70% से ज्यादा जो हमारे आर्मी के जो ब्लैंकेट्स मिलते आते हैं, कहां से आते हैं, इसी पानीपत से आते हैं। और इसको भी आपको दिखाई देगा कि ये जो पानीपत सेंटर है वो भी आज का नहीं है, ये भी पहले के टाइम पे इसको बनाया गया था। तो जब इसको बनाया गया था तो आपको पता है कि ब्लैंकेट्स, ये जो होता है, ब्लैंकेट्स के अंदर जो धागा होता है, जिस ऊन का ये बना होता है, तो उसको पकने के लिए जब तैयार होता है कच्चे माल के रूप में, तैयार होते समय उसकी मजबूती के लिए उसको ह्यूमिडिटी ज्यादा चाहिए। तो पानीपत रीजन है, इस पानीपत से यहाँ से यमुना रिवर निकल रही है, तो उसके आसपास की इंडस्ट्री कैसी होगी, वहां पर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा। तो ये कुछ एक फैक्टर है कि यहाँ पर ये लगाया गया है। दूसरा, इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी यहाँ पर लगी हुई है। नेशनल फर्टिलाइजर्स का यहाँ पर है अम्बाला अमोनिया प्लांट है, अमोनिया प्लांट लगा हुआ पानी, मतलब जितने भी फर्टिलाइजर आप लोगों को दिखाई देंगे, यूरिया वगैरह हुआ, अमोनिया वगैरह हुआ, डीएपी वगैरह हुआ, ये जो मेन फर्टिलाइजर है ये आप लोग को कहां पर मिलेंगे, पानीपत के अंदर। इवन आप लोग देखते हो ना, जो आपके गांव के आसपास एक दुकान होती है और वहां पर खाद के कट्टे आते हैं, खाद की बोरी आती है, तो उस पर भी लिखा रहता है मैन्युफैक्चरिंग इन पानीपत के अंदर या फिर सोनीपत के अंदर बनता है। अब देखो पॉइंट समझना है कि लार्जेस्ट सेंटर फॉर क्वालिटी ब्लैंकेट फर्टिलाइजर इंडियन नेशनल ऑयल पानीपत रिफाइनरी, ये समझना है। देखो आपको दिखाई देगा कि यहां से पाइपलाइन बनाई गई है गुजरात से, ये हरियाणा क्रॉस करते हुए आगे की तरफ जाती है। अब पानीपत की ज्योग्राफिकल सिचुएशन और पानीपत की सिचुएशन ऐसी है कि जब आप उस पाइपलाइन को क्रॉस करते हो तो पानीपत बिल्कुल उसके सेंटर में पड़ता है, ठीक है। और आपको दिखाई देगा कि मैं आप लोगों को एक रीजन और बता देता हूं कि यहां पर कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे होते हैं जिसके लिए, या कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें उनको फिल्ट्रेट करने के लिए पानी का अधिक अमाउंट चाहिए। दूसरा क्या है, उनको फिल्ट्रेट करने के लिए हमें दूसरी चीजों की भी हेल्प पड़ती है।
तो ये आपको दिखाई देगा पानीपत के अंदर ये सारी की सारी चीजें हैं इसलिए अवेलेबल है। और आपको पता है 3 युद्ध 3 लड़ाइयां भी कहां पर हुई थी, पानीपत के अंदर। तो पानीपत अपना बेसिकली फेमस है किसके लिए, ये आपको दिखाई देगा लार्ज, ये इसके लिए ऑयल रिफाइनरी के लिए, अमोनिया प्लांट के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, ठीक है। अब देखो आपको वो नहीं रटना कि यार ये फैक्ट्री इसमें ये है ये नहीं, आपको मेन ध्यान रख लेना जो सारा यहाँ पर लिखा हुआ वो आपको नोट्स के पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा, उतना ध्यान रख लेना, अपना काम बन जाएगा। अगर आपको मैप दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिखाई दे रहा है, ये जो पंचकुला अंबाला ये वाला रीजन है, ये एक्चुअल में जूम करना भूल गया पीपीटी के अंदर, ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग कहेंगे क्या, आपका साइंस सिटी। उसके बाद ये जो यमुना नगर वाला रीजन है, यहाँ पर आपका शुगर मिल, फिर आप लोग देखते हो पानीपत वाला ये रीजन, फर्टिलाइजर, फरीदाबाद एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, और भी बहुत सारी लिस्ट लिखी हुई है, और सारी की सारी आप लोगों को मिल जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको मिनरल्स के अंदर जाना है तो मिनरल्स आपको अरावली रीजन में दिखाई देगा, इस रीजन के अंदर, और ज्यादा आपको दिखाई देगा कहां पर, महेंद्रगढ़ के अंदर। मिनरल्स की अगर हम लोग बात करें तो मिनरल्स आपके कहां पर मिलेंगे, अरावली में, और कहां पर, एग्री ये महेंद्रगढ़ के अंदर आप लोग को दिखाई देगा। भिवानी, ये जो भिवानी है, भिवानी के अंदर आपको टेक्सटाइल टिट्स ये आपको दिखाई देगा। उसके बाद आप लोग देखते हो तो स्टील वगैरह जो है वो आपको, स्टील इंडस्ट्री आपको कहां पर दिखाई देगी, जिंदल स्टील जींद के अंदर, इसके रीजन के अंदर आप लोग को दिखाई देगी, इस जींद रीजन के अंदर, इस हिसार रीजन के अंदर ही आपको दिखाई देगा। और ये स्टील के लिए एक मेन सेंटर हुआ करता था। अगर आपको मंदिर देखने हैं तो वहां पर कुरुक्षेत्र के अंदर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये अपना अपने कुछ इंडस्ट्रियल हब हुआ करते थे उस टाइम में। अब जैसे पहले झज्जर जो है वो भिवानी का ही पार्ट हुआ करता था, तो यहाँ पर एक जगह थी कौन सी, कलियाना, कलियाना के अंदर भी एक काफी फेमस मिनरल मिलता था। तो ये सभी के सभी ये वाला रीजन जो है ना अरावली के आसपास, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये रीजन जो है ना वो किसके लिए जाना जाएगा, आपका ये रीजन जाना जाएगा मिनरल्स के लिए। गुड़गांव के अंदर आप लोग देखते हो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका डेवलपमेंट आपको क्या कहेंगे। सोनीपत के अंदर आपकी इंटरनेशनल फूड मार्केट, फूड पार्क वगैरह ये है, फूड पार्क जो है अंबाला के अंदर भी आपको दिखाई देगा। तो ये कुछ मेन सेंटर रहा करते थे, या आज के टाइम पे भी है, जो स्टार्ट किए गए थे किस टाइम पे, पहले के टाइम पे, ये यहाँ पर आपको इंडस्ट्री दिखाई देगी। तो चलिए इस मैप से आप लोग समझ जाओगे, आप लोग भी प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा चीजें याद रहेगा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। देखो हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2015। देखो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है उसके कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऐसे ही सेम हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बेसिक ऑब्जेक्टिव है। हम आपको एक बेसिक सी चीज बताता हूं। एक मान लो कि ये एक इंडस्ट्री यहां पर लगाई गई है। जब ये एक इंडस्ट्री है तो एक चीज बताओ, इस इंडस्ट्री के लिए हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए। इस एक इंडस्ट्री के लिए हमें क्या चाहिए, इसके आसपास एक मार्केट चाहिए। इस एक इंडस्ट्री के लिए हमें लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। इस एक इंडस्ट्री के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ये सारी की सारी चीजें चाहिए। अब इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, अब इंडस्ट्री है तो यहाँ पर नए नए इक्विपमेंट्स या मशीनें वगैरह वो भी लगाई जाएगी। ये अब इसको ध्यान में रखो, इस इंडस्ट्री को। देखो हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2015, हरियाणा ही क्या
जब हम लोगों ने 1948 की नई औद्योगिक नीति लेकर आए थे हम लोग, इवन 1991 के अंदर जो एलपीजी रिफॉर्म्स किया था, हालांकि कई लोग बताते हैं कि यार एलपीजी रिफॉर्म्स किया नहीं था, करवाया गया था क्योंकि उस टाइम पे कंडीशन ऐसी थी कि करना, वो सारी चीजें करना जरूरी थी। तो कुछ भी हो एट लास्ट, और इवन आप लोग 5 ईयर प्लान्स के अंदर भी पढ़ते हो ना, पंचवर्षीय योजनाओं में, वहां पर भी इंडस्ट्री को लेकर यही मेन पॉइंट फोकस किया गया। आज के टाइम पे हमारा होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि भाई अगर आप कोई भी चीज, कोई भी इंडस्ट्री या किसी भी पॉलिसी को बना रहे हो तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास। आप एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखोगे, आप एम्प्लॉयमेंट को भी ध्यान में रखोगे, आप पॉवर्टी को भी ध्यान में रखोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखोगे, आपको कितना इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट रखना है, वो सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखोगे, फिर एक पॉलिसी तैयार की जाती है। तो हरियाणा की जो पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2015, उसमें ये कहा गया कि हमें 10 लाख जॉब को क्रिएट करना है। अब आप एक चीज देखो, इंडस्ट्री अगर लगा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट ऐसा तो है नहीं कि मशीनें चला लेंगे, रोबोट चला लेंगे, उसको भी चलाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन जो है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, यहाँ पर मार्केट, लेबर, इक्विपमेंट, इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? लेबर भी चाहिए, स्किल्ड लेबर भी चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए, और उसके साथ साथ एक ऑफिसर भी चाहिए। तो जब एक इंडस्ट्री लगती है तो बहुत सारी नई जॉब क्रिएट होती है, और जब नई जॉब, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तो उस एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से कहीं ना कहीं पॉवर्टी, गरीबी कम होती है इस रीजन के अंदर, प्रोस्पेरिटी आती है। देखो, इकोनॉमी हमेशा प्रोस्पेरिटी को डिसाइड करेगी। आप लोग जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां पर भी आप लोग देखते हो, जिस राजा के पास इकोनॉमी अच्छी होती थी, जिस राजा के पास जमीन अच्छी होती थी, उसकी प्रोस्पेरिटी भी अलग तरीके से, उसकी पावर भी अलग तरीके की दिखाई देती थी। अब देखना भाई आगे की तरफ, यहाँ पर देखो 10 लाख जॉब हमने क्रिएट कर दी इस पॉलिसी के अंदर कि भाई इतनी जॉब क्रिएट करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि इंडस्ट्री लगाने के लिए ए पर्सन, ये इंडस्ट्री लगाई है, अब मेरे जैसा आदमी है यार, अब मेरे जैसा आदमी बोलता है कि यार इंडस्ट्री लगाऊंगा, पैसे तो है नहीं, मैं जाऊंगा बैंक के पास। अब बैंक के पास जाऊंगा, बैंक कहेगा भाई क्या काम करता है, भाई मैं तो टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ। नहीं भाई, तेरे को नहीं मिलेगी। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसको उस एंगल से मत लेना। तो बोल दिया गया कि भाई इजिली लोन अवेलेबल करवाओ, और इसके लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम भी चलाई है। लोकल मार्केट्स के लिए इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर खींचे। जैसे आईएमटी है, इसका एक एग्जांपल है। बहुत सारी इंडस्ट्री लग गई अलग अलग पार्ट से, इवन अपनी कंट्री के अलग अलग पार्ट से, वहां पर लोग आकर इकट्ठा होने लगे, जॉब बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं देश की जीडीपी भी बढ़ रही है, ग्रोथ रेट भी बढ़ रही है। तो इजी लोन फॉर ओपनिंग अप ऑफ 700 स्मॉल स्केल प्रोडक्शन यूनिट, जो छोटी इकाइयां होगी। देखो यार, एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ कि लार्ज इंडस्ट्री या ये जो बड़ी इंडस्ट्री होती है, जो मीडियम इंडस्ट्री होती है, अब क्या होता है कि हमारे जैसे जो लोग हैं, मिडिल जो है, तो सरकार चाहती है कि ये लोग भी ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री की ओपनिंग करें। जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री की ओपनिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बेसिकली ये होता है कि हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंस की होती है, कैपिटल की होती है। तो इसमें यही कहा गया कि छोटी इंडस्ट्री जो है वो भी तब बढ़ेगी जब आप क्या करोगे, इजिली लोन अवेलेबल करा दोगे। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यूनिट भी वहां पर ओपन की जाए, मेगा फूड पार्क लगाए जाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एक्सपेंड किया जाए, ये भी XYZ पॉइंट हो सकते हैं इसके अंदर, हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर। तो कुछ बेसिक बातें आप लोग को ध्यान रखनी, बस एक चीज ध्यान रखनी कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, उसकी वजह से आप सारी की सारी चीजें जोड़ दोगे। अब ऐसा नहीं है कि भाई बाकी सारी चीजें एक तरफ है और एनवायरमेंट की धज्जियां उड़ाओगे आप लोग, वो यहाँ पर नहीं होगा। सबसे पहला ख्याल एनवायरमेंट क्लियरेंस या एनवायरमेंट का आपको रखना पड़ेगा। तो ये अपना पॉइंट है इसका, हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 2015 की थी इसका। अब चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स है वो क्या क्या इनिशिएटिव है, उसमें बेसिकली आपको दो समझने हैं। एक तो समझना आपको सेल्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और दूसरा समझना आपको आईएमटी। एक बार मैं लास्ट स्लाइड में आपको दिखा देता हूं, देखिए गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखो
एक ऐसा रीजन जहां पर सरकार ने लिबरल चीजें अपना रखी, चाहे वो टैक्स को लेकर हो, चाहे वो इंडस्ट्री ओपन करने को लेकर हो, चाहे वो XYZ चीजें को लेकर हो। हम लोग जब कोई भी चीज, कोई भी इंडस्ट्री ओपन करते हैं या कहीं पर कोई भी एक प्लांट लगाते हैं, मतलब एक इकाई लगाते हैं, प्लांट का मतलब यूनिट है यहाँ पर, तो उसके लिए हमें ना बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सरकार ने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिसाइड कर दिया। जब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिसाइड किया तो वहां पर क्या होगा कि सरकार है ना बहुत सारी रियायतें दे देगी। जैसे 1965 के अंदर सेज का ही एक पहला रूप था जिसको गुजरात के अंदर लागू किया गया था, और उसका बेनिफिट ये हुआ कि आसपास के लोग है ना वहां पर खींचे चले आए, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लग गई, इजीली लोन अवेलेबल हो गए, और उसके बाद क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, देश की GDP भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। तो ये सरकार के इनिशिएटिव रहते हैं, और इवन हरियाणा ही दूसरे राज्य की सरकार भी कर रही है, और हरियाणा हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेज इन कंट्री। सबसे ज्यादा सेज जो है वो हरियाणा के यहाँ पर आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के आपको दिखाई देंगे। अब देखना भाई अगला पॉइंट क्या आता है, यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आइए समझते हैं एक बार स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। बाकी इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग डिटेल के अंदर समझ लोगे। ये जो सेज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये आया था 2005 के अंदर। इससे पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ही एक रूप कब चलता था, 1965 के अंदर, और वो कहां पर था, गुजरात के अंदर। कहां पर, गुजरात के अंदर। तो गुजरात के अंदर जब उसको सक्सेस किया गया तो हमारी पार्लियामेंट ने 2005 के अंदर सेज एक्ट पास किया, और हमारे प्रेसिडेंट जी ने भी उसकी अप्रूवल दे दी, और उसको 2006 से इम्प्लीमेंट इनैक्ट कर दिया गया। हरियाणा के अंदर मैंने आप लोग को बताया कि लार्ज नंबर ऑफ सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो है। अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, थोड़ा सा मैं आप लोग को बताऊं, ये एक रीजन है, इस रीजन को सरकार ने बोल दिया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, SEZ है। अब होगा क्या, बोल दिया स्पेशल है, कौन सा है, इकोनॉमी की वजह से स्पेशल है। अब यहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा तो सरकार क्या करेगी, बहुत सारी रियायतें, बहुत सारी छूट दे देगी। सरकार ने बहुत सारी छूट दे दी। अब इससे होगा क्या, देखो अब मैं हूं, मान लो कि A पर्सन हूं, मैं चाहता हूं कि यार यहां पर जब मैं इंडस्ट्री खोलूं तो मेरे को यहां से अच्छा बेनिफिट हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, इस तरफ खिंचने लगाऊंगा। जब मैं यहाँ की तरफ आऊंगा तो उसके बाद ये चीजें होगी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर मेरी इंडस्ट्री यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जब इंडस्ट्री यहाँ पर ओपन हो गई, इजिली मेरे को इजिली लोन मिल गया, बाकी चीजें इजिली मिल गई, तो यहाँ पर जो हमारी हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं अच्छे से क्या हो पाएगी, लागू हो पाएगी। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर सरकार रियायतें देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, वहां पर अट्रैक्ट हो, और वहां पर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री क्या हो, ओपन की जाए। ये अपना कौन सा पार्ट था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का था। अब एक चीज ध्यान रखनी कि जो लार्जेस्ट सेज है कंट्री का, जो सबसे बड़ा सेज है, वो डेवलप होगा कहां पर, झज्जर के अंदर। आप एक चीज देखो, जो अपना दिल्ली NCR का रीजन है उसमें चाहे वो आपका झज्जर हो, चाहे वो गुरुग्राम हो, इवन सदर्न हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इसके आसपास का एरिया हो, यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पिछले 10 साल के अंदर एक बहुत अच्छी अचीवमेंट उसने की है। बावल रीजन आप लोग देखते हुए इंडस्ट्रियल हब के रूप में निकल रहा है। रेवाड़ी का जो बावल रीजन है, जो कि नेशनल हाईवे पर ही आपका पड़ता है। आप गुरुग्राम रीजन देखते हो, आप मानेसर रीजन देखते हो, धारूहेड़ा रीजन देखते हो, तो ये एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में निकल रहा है। और पिछले 10 साल के अंदर यहाँ पर 10 लाख क्या बहुत सारी जॉब जो है क्रिएट हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं कम हुई है, पॉवर्टी कहीं ना कहीं कम हुई है, और उसकी वजह से जो अदर फैक्टर्स भी है, जो अदर छोटे छोटे एंटरप्राइजेस है, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आप लोग को। आप लोग धारूहेड़ा में जाते हो तो धारूहेड़ा में वहां पर हीरो का प्लांट लगा हुआ है। उसके पास आसपास आपको जो छोटे छोटे दुकानदार वो काफी मात्रा में दिखाई देंगे। तो उनकी एम्प्लॉयमेंट भी किस वजह से चल रही है, इसी वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप
आपने कहीं पर इंडस्ट्री खोल रखी है और वहां पर हजारों लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वहां पर हब बनता जाएगा किसका, होटल्स बनते जाएंगे वहां पर हब बनता जाएगा किसका, जो स्ट्रीट फूड है उनका। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तो इस चीज का। तो ये अपने आप चीजें खींची चली आती है, अट्रैक्ट हो जाती है। अब सरकार ने क्या है कि 8 जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनको नोटिफाइड कर रखा है, 29 की फॉर्मल अप्रूवल है और 28 की थ्योरेटिकल। मतलब हमारे मंत्री साहब ने अपने भाषण में बोल रखा कि 28 थ्योरेटिकल मतलब सैद्धांतिक तौर पे ये चीजें की जाएगी। 29 की फॉर्मल अप्रूवल मिल गई है। और ये जितने भी सेज आप लोग देखते हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये बेसिकली आपको कहां पर दिखाई देंगे, जो अपना दिल्ली, मैं आप लोग को बता देता हूँ, फरीदाबाद का रीजन हुआ, गुरुग्राम का रीजन हुआ, रेवाड़ी का रीजन हुआ, महेंद्रगढ़ का रीजन हुआ, झज्जर का रीजन हुआ, कुछ भिवानी के आसपास का रीजन हुआ। इस रीजन के अंदर, और यहाँ पर भी नहीं, इवन अपने नॉर्दर्न पार्ट के अंदर भी, नॉर्थ हरियाणा के अंदर भी इसकी अप्रूवल मिली हुई है। तो वो है, और कुछ ही टाइम के अंदर अब आप एक चीज देखो, 2005-2006 के अंदर आया और हरियाणा अकेले पूरे इंडिया के अंदर लार्जेस्ट सेज पर पहुंच चुका है, और अगले आने वाले टाइम में इनकी अप्रूवल और मिल गई तो बहुत सारी रियायतें होंगी और उसके जो बेनिफिट होंगे अलग तरीके ही दिखाई देंगे। यही वजह है कि आपको जीडीपी के मामले में हरियाणा की पोजीशन तीसरे चौथे नंबर पर आपको दिखाई दे जाएगी। एग्जैक्ट आपको इतना ध्यान नहीं रखना कि दूसरे पे तीसरे पे, इस मामले में आपको दिखाई दे जाएगी। तो ये है। अब आगे हम लोग समझते ही अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पार्ट हुआ। अब है मेगा फूड पार्क, इसको समझना है। अब ये क्या है, सारा जो प्रोग्राम चल रहा है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2005 जो है, 2015 जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको लागू करने के लिए चल रहा है। अब ये जो मेगा फूड पार्क है, इसके बारे में एक बार हम लोग समझते हैं कि मेगा फूड पार्क जनरली है क्या। अब देखो, मैं आप लोग को इसको उसी डायग्राम या उसी के हेल्प से आप लोग को समझाता हूं। ये एक मेगा फूड पार्क है। मेगा फूड पार्क का मतलब हुआ कि यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाई गई। अब कहोगे सर ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है? ठीक है, फूड जहां पर प्रोसेस होता है, सिंपल चीज है। अब ये हुआ कि भाई गेहूं लेकर आए, गांव से इकट्ठा किया गेहूं, उसको मशीन के अंदर पिसवाने के बाद उसकी पैकेजिंग की, उसके ऊपर टैक्सेस लगा दिए बहुत सारे, और उसको तैयार कर दिया, और वो बन गया क्या, अपना शक्ति पोगाटा। शक्ति पोगाटा ये हुआ फूड प्रोसेसिंग। हम लोग मैदा लेकर आए, उससे तैयार कर दिया क्या, ब्रेड, उसकी प्रोसेसिंग कर दी और उसके ऊपर एक लेबलिंग दे दी, लो भाई इसको खाओ और इसमें ये मिलेगा, इसमें वो मिलेगा। आजकल तो पता है क्या होता है, मतलब एक चीज को बढ़ाने के लिए इतना ज्यादा कर देते हैं कि जैसे जब मैं गांव में जाता हूँ, कभी गांव में विजिट करता हूँ, तो जनरली क्या आप लोगों ने देखा होगा, आपके गांव में भी जो होते हैं, वो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, वो नई नई सब्जियां लेकर आएंगे, प्याज लेकर आएंगे, ये आएंगे, और मतलब पता नहीं कहाँ का विटामिन कहाँ पर लगा देते हैं। ये सब्जी खाइए, आपको विटामिन सी मिलेगा, आपको इतने विटामिन मिलेंगे। ऐसे एक बार जब मैं आप लोग एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। अब मेरी जो मदर है, मम्मी है, वो ज्यादा पढ़ी लिखी तो है नहीं, तो एक बार भाई प्याज वाला आया और कहा कि भाई, इसकी मम्मी बोली कि जा इससे प्याज ले ले, और मैंने कहा कि इससे ही प्याज क्यों लूं? तो मम्मी बोलती कि इसके प्याज के अंदर बहुत ज्यादा विटामिन है। मैं कहा समझ गया, ठीक है। मैंने किसने बताया? क्या यही बता रहा है। तो ऐसी चीजें आज के टाइम पे होती है कि भाई विटामिन, प्रोटीन, किसी में प्रोटीन ले आएंगे, किसी में विटामिन ले आएंगे, तो उससे चीजें होती है। वो अदरवाइज भी देखो, अब ये जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, एक यहाँ पर मशीनरी चाहिए, उसके अलावा लेबर चाहिए, और फिर इसको क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा। मेगा फूड पार्क, सबसे पहले तो यार ये है कि सरकार का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, अगर हमने ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट कर दी, हमारी जीडीपी अपने आप बढ़ने लग जाएगी। अगर हम लोग क्या करते हैं,
ज्यादा जॉब क्रिएट करते हैं तो इन्फ्लेशन को भी हम लोग अपने तरीके से कंट्रोल कर लेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पहले तो रियायत दे, पहले तो छूट दे बहुत सारी, तो इसी वजह से एक मेगा फूड पार्क जो है बनाया गया। आपको पता है देश का पहला मेगा फूड पार्क जो लगा हुआ है कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के अंदर देश का पहला मेगा फूड पार्क। हरियाणा में कहाँ कहाँ पर फूड पार्क है वो भी हम लोग देखेंगे। फूड पार्क अलग होता है, मेगा फूड पार्क अलग होता है। देखो अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, आप लोग इसको देखोगे तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया फूड पार्क का। अब देखते हैं aims at providing a mechanism to link agriculture product to the market by bringing together farmers। भाई सभी को एक जगह पर ले आओ, ये है अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये अपनी मार्केट है, ये अपने हैं फार्मर्स। देखो अभी के टाइम पे क्या होता है, ये फार्मर जाता है इस ए जगह पर। जब ये फार्मर इस ए जगह पर जाता है तो यहां पर जाने के बाद वो क्या करता है, इस प्रोडक्ट को इस मंडी में बेचता है। इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से फिर ये जाता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, वहां तैयार होता है और फिर दोबारा इस फार्मर के पास बिकने के लिए आता है। आज के टाइम पे अगर किसान कोई भी प्रोडक्ट ले रहा है तो वो भी कहां से मिल रहा है उसको, उसी से ही मिल रहा है, बस वो प्रोसेस होकर आता है। तो अब क्या किया गया, ये जो यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, फिर फार्मर के पास आया, इन सारी चीजों को आप खत्म कर दो, डायरेक्टली कर दो। इससे एक तो टाइम बचेगा, दूसरा क्या है कि जो फालतू का झंझट होगा ये खत्म हो जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्ड भी इसी तर्ज पर काम कर रहा है। जो नया फार्म बिल है उसमें भी कहीं ना कहीं ये सारे के सारे प्रोविजन की है कि आप लिंक कर दो इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और इस फार्मर का, इसी के बीच में क्या लगा दो, प्रोसेसिंग लगा दो। इसकी वजह से एक तो वेस्टेज कम होगा, मिनिमम वेस्टेज होगा। यहाँ पर जाता था तो वेस्ट होता था, यहाँ से यहाँ वेस्ट होता था, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा था। जब टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा था उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहीं ना कहीं ज्यादा लग रही थी, उस किसान को एक ही जगह पर मिल गया। जैसे सुपर मार्केट भी आप लोग देखते हो तो सुपर मार्केट में आपको क्या दिखाई देगा कि एक ही जगह पर हमें सारी चीजें मिल जाती। पहले के टाइम पे ये होता था कि अलग अलग जगह पर जाना पड़ता था। तो ये है मिनिमम वेस्टेज के लिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है। तो ये था अपना मेगा फूड पार्क का छोटा सा कॉन्सेप्ट। आइए एक बार अगले पॉइंट को जानते हैं। जो आज के टाइम पे हमारे जो फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क नहीं फूड पार्क है, वो कहां कहां पर है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। एक तो अपना देखो एक तो है सहा अंबाला में है, अंबाला के सहा में है फूड पार्क। और आपको पता है कि अंबाला रीजन जो है उसकी बाउंड्री एक तो नजदीक में हिमाचल प्रदेश हो गया, नजदीक में आपका यूटी यूनियन टेरिटरी हो गया, अपनी राजधानी आपकी और अपनी ही बात है, ठीक है। दूसरा डबवाली सिरसा, फिर तीसरा है नरवाना झील और चौथा रायसैनी। अब ये जो फूड पार्क है इनके पीछे थोड़ा सा आप लोग को रीजन बना दें। सहा अंबाला का जो है, अंबाला का जो सहा है वो इसलिए ओपन किया गया है कि वहां पर एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिल रहा है, दूसरा मार्केटिंग मिल रही है, मार्केट मिल रही है। अब यार देखो एक सिंपल चीज बताता हूं, पॉपुलेशन भी देखी जाती है कितनी। अब ऐसा नहीं कि हम जाकर हम ये बोले कि हम फूड पार्क खोल रहे हैं, कहां पर, नूह के अंदर खोल रहे हैं, पलवल। नूह वाला अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है भाई पहले माफी चाह रहा हूँ, लेकिन एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो ये देखा जाएगा कि भाई मार्केटिंग उस लायक, मार्केट उस लायक है या नहीं है। पता चले कि वहां पर जो एक तो जोत का आकार काफी छोटा है, दूसरा किसान इतने ज्यादा नहीं है, खेती करने वाले इतने ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से वो नहीं करेंगे। अब ये देखो सोनीपत को हम लोग इंटरनेशनल मंडी मार्केट बना रहे हैं, तो इसके लिए तो फूड पार्क होना अपने आप में जरूरी है। अब जींद देखो बिल्कुल सेंटर में है,
अब ये हमने जिन में फूड पार्क लगा दिया। देखो हर चीज का एक लॉजिक होता है। एक हरियाणा पुलिस की तैयारी करने वाला स्टूडेंट इसको रटेगा, एक एचसीएस की तैयारी करने वाला स्टूडेंट इसको समझेगा कि साहा अंबाला में ही क्यों है, जिंद में ही क्यों है। यही फर्क होता है। चीजें यहाँ भी सेम मिलेगी और चीजें किताबों में भी सेम मिलेगी। बस फर्क इसका है कि आप एक जगह पर उसको रटते हो और एक जगह पर आप उस चीज को समझते हो। जब आप समझोगे, अगर कोई ऐसे भी क्वेश्चन आ गया कि हरियाणा सरकार के द्वारा किस रीजन के अंदर नया मेगा फूड पार्क खोलने की अनुमति मिलने जा रही है इस टाइप से, और आपको नहीं भी पता, तो आप लॉजिक लगाकर ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे दोगे कि यार फूड पार्क है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होने चाहिए, ये सारी चीजें XYZ चीजें ज्यादा होनी चाहिए। तो ये चीजें आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगी। अब देखो साहा अंबाला वाला हो गया, डब वाली सिरसा। अब सिरसा आप लोग देखो, आप सिरसा का मैप ही देख लो। ये देखो, ये है सिरसा। नियर बाई आपको पंजाब बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के मिलेंगे। एग्रीकल्चर लैंड भी है वहां पर इजिली इक्विपमेंट भी लगा सकते हैं। तो ये डबवाली कहां पर, सिरसा के अंदर। नरवाना आप लोग देखो, नरवाना जो जिंद में है उसके नियर बाई हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं, बिल्कुल बीच में, इसलिए हरियाणा का हार्ट भी बोल देते हैं, हरियाणा का हृदय बोल देते हैं। अब वहां के सारे किसान किस तरफ पीछे चले आएंगे, इस फूड पार्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो इजिली अवेलेबल हो जाएगा यहाँ के लोगों को आना। अब जींद का व्यक्ति नूहू नहीं जा सकता, पलवल नहीं जा सकता, या इवन गुरुग्राम भी नहीं आ सकता, उसमें भी उसको प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग फूड पार्क खोल दे तो वहां पर वो चीजें इजिली अवेलेबल हो जाएगी, हमारे प्रोडक्ट इजिली मार्केट तक पहुंच पाएंगे। तो ये कुछ फूड पार्क है जो बनाएंगे। ये तो देखो अपना हो गया ये सारा का सारा। अब इसके ऊपर आते हैं, कुछ इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर वो चीजें हो रही है। अब ये आप लोगों को लिस्ट मैंने दे दी है, आप लोग उसको एज इट इज ध्यान रखना। जैसे सीमेंट है, सीमेंट को सूरजपुर के अंदर सीमेंट को बनाया गया है। यूटेंसिल्स जो है वो रेवाड़ी के अंदर है, शुगर, पेपर, प्लाईवुड है यमुनानगर के अंदर। ये पढ़ने वाला है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप इसको एज इट इज ही ध्यान में रख लेना। और जब आप इसको एज इट इज ध्यान में रखोगे तो आपको चीजें पता चल जाएगी। टायर ट्यूब है, एग्रो है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, बाइसिकल्स है, हॉजरी है, सेंट्री है, स्टील एंड आयरन है, ये है। हिसार के अंदर, पानीपत के अंदर, कहां पर है, पूरी की पूरी एक लिस्ट बनी हुई है। आप इस लिस्ट को ध्यान में रखना और इस लिस्ट को ध्यान में रखते हुए ही ये ध्यान रखना कि कौन सी चीज कहां पर ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये था आज का अपना कॉन्सेप्ट किसका, इंडस्ट्री का। ठीक है, कि कौन सी इंडस्ट्री कहां पर लगाई गई है और क्या क्या उसके अंदर फैक्टर है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अब कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रह गई है, वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम लोग वैसे प्रोवाइड करवा देंगे आपको। तो आज की क्लास के लिए, आज की क्लास को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।